नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आप लोगों के समक्ष पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आज चेम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में लाप्लास का निहारिका परिकल्पना देखे, लाप्लास के परिकल्पना का चेम्बरलिन महोदय ने आलोचना किया था और उसी परिकल्पना में इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया और इन्होंने अपना सिद्धांत सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति तथा महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होता है। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई। चेम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों में से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य के तारे के पास एक विशाल काय तारा पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। प्रारंभ में ये मौलिक अवस्था में एक कण धूलि कण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लानेटिसिमल कहा जाता है। ब्रह्मांड में ये बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। यहीं कुछ बड़े ग्रहाणु भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग बने। इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ के छोटे छोटे ग्रहाणु उनसे मिलकर बृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर कुछ बृहद आकार में परिवर्तित हो गई और ग्रहों का रूप धारण किया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे अप्रोचिंग इन स्टार की ज्वारीय शक्ति को ही बताया जाता है। यह सोचना आवश्यक नहीं है कि पृथ्वी पूर्ण रूपेण कभी भी तरलावस्था में रही ही होगी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई होगी। प्रारंभ में नाभिक केंद्र अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था तथा प्रारंभ में निर्माण केंद्र नाभिक अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था तथा यह ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूह से बना था। ज्यों-ज्यों अन्य ग्रहाणु इससे जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से बढ़ता गया। एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया। वायुमंडल का संगठन प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था, पर जैसे जैसे पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, इसमें वायुमंडलीय तत्वों का आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। मौलिक वायुमंडल का निर्माण दो प्रमुख स्रोतों से हुआ। प्रथम बाह्य उद्गम स्थान
जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया था तो उसने स्वतंत्र वायुमंडल परमाणुओं को आत्मसात कर लिया। वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम कण रहे होंगे। द्वितीय आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल के जलवाष्प वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें प्राप्त हुई तथा बाह्य उद्गम स्थल से प्रायः सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार पृथ्वी के उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण भी धीरे धीरे संभव हो सका। ऊष्मा की उत्पत्ति पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के साथ साथ ही हुई। पृथ्वी की ऊष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हो सकी है। पहला, जब ग्रहाणुओं का समूहन एग्रीगेशन हो रहा था, उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। दूसरा, ज्यों-ज्यों ग्रहाणुओं का समूहन बढ़ता गया, केंद्र भाग न्यूक्लियस पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण तापक्रम में वृद्धि होने लगी। तीसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्संगठन हुआ, जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले हो गए तथा ऊष्मा बढ़ती गई। उपर्युक्त क्रम में पृथ्वी में पर्याप्त ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई। महासागरों की उत्पत्ति जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संतृप्त अवस्था सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गई तो जल वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ तथा धीरे धीरे सैने ये तब तक बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गए। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित होने लगा और इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे तथा बाद में विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर सागर फिर महासागर का रूप धारण कर लिया। चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के विकास की अवस्था पृथ्वी के संपूर्ण निर्माण काल तथा विकास की अवधि के समय पृथ्वी के अंतःकरण में दबाव बढ़ता गया, जिस कारण निरंतर ताप में वृद्धि होती गई, जिससे आगे चलकर ज्वालामुखी क्रियाओं को जन्म दिया, जिससे आर्कियन आग्नेय शैल का निर्माण हुआ। इस प्रकार चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं में 3 मुख्य दशाएं पाई जाती हैं। पहला है ग्रहाणुओं के संग्रहण का समय, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार का समय, तीसरा वास्तविक भूगर्भिक काल एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड। मूल्यांकन चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। कुछ हद तक इस परिकल्पना से पृथ्वी के स्वभाव का भी आभास मिलता है, पर कुल मिलाकर यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूपेण हल करने में असमर्थ है। एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से संपूर्ण सौर मंडल की रचना का कल्पना मात्र ही जान पड़ती है। दूसरा, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वरूप में हुआ है। इस प्रकार ग्रहों को एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक ही निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तीसरा, ग्रहाणुओं के संवर्धन एवं समूहन की
क्रिया पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई है। समूहन द्वारा क्यों 9 ही ग्रह बने, अधिक अथवा कम ग्रह क्यों नहीं बने। चौथा, अधिक ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के संवर्धन से हुई माना भी लिया जाए तो भी ग्रहों के में उतना कोणीय आवेग नहीं हो सकता जितना कि अभी उसमें है। इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल से ही तरल अवस्था में थी। हाँ दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।